एवरीवन, आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मतलब ही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की जो लेंथ होती है उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और बेस पेयरिंग के टर्म्स में हम डीएनए की लेंथ को डिफाइन करते हैं। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर डिसाइड करता है। इट इज मतलब दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हालांकि कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज 5 to 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और उसी प्रकार बैक्टीरियोफेज लेम्डा का मतलब होता लेम्डा में कितने पाए जाते हैं? 48502 बेस पेयर पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इकोली जो कि एक बैक्टीरिया है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें पाया जाता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और ह्यूमन के हेप्लाइट कंटेंट में पाया जाता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और अगर हम डिप्लाइड की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखिए, जो डीएनए और आरएनए होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, एंड द सेकेंड वन इज़ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी 2 तरीके के होते हैं। जो राइबोज शुगर होती है वो आरएनए में पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर पाई जाती है। और थर्ड वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप। मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज़ पेंटोज शुगर, एंड थर्ड वन इज़ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। अब बात आती है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले आता है उसमें एक प्यूरीन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन के अंदर आता है एडनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब जो साइटोसिन होता है वो दोनों के अंदर कॉमन होता है। दोनों मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? साइटोसिन कॉमन हो जाएगा, मीन्स दोनों के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो थाइमिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाया जाता है, और वहीं यूरेसिल जो है आरएनए के अंदर पाया जाता है। मीन्स आरएनए में डीएनए में जो है थाइमिन पाया जाता है, और उसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। मीन्स आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं और पेंटोज शुगर होता है वो दोनों आपस में लिंक होते हैं बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब शुगर बेस आपस में जोड़ते हैं और जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि एडिनोसिन एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन क्यों नहीं कहा? क्योंकि यूरिडीन का मतलब यूरेसिल, और यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन नाम मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो शुगर के मीन्स न्यूक्लियोसाइड के 5' OH से जोड़ता है एक बॉन्ड के थ्रू। द बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है। जब शुगर और बेस आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन जब इससे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उससे क्या बन जाता है? उससे बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड जब फॉर्मेशन होता है तो दो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। एक हो सकता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और एक हो सकता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। वो डिपेंड करता है कि शुगर कौन सी है। अगर राइबो शुगर है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, और डीऑक्सी राइबो शुगर है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं? 3'5' फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू जोड़ते हैं, और उस स्ट्रक्चर से डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा, और 3'5' से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे तो जिस चेन का फॉर्मेशन होता है उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज द बेस, ये आपका बेस है, और ये पेंटोज शुगर दिखाया गया है जो कि 5' पे प्रेजेंट है, और 3' पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। और यहाँ पे ये एडनिन दिखाया गया है। एडनिन इज द नाइट्रोजनस बेस एंड प्यूरीन होता है।
देखिए जो शुगर होता है और जो बेस होता है वो आपस में जुड़ा होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, और जो फॉस्फोरिक एसिड और बेस होता है वो आपस में जुड़ा फॉस्फोरिक एसिड और जो यहाँ पे शुगर होता है वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। अब ये दोनों ही जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, डिहाइड्रेशन के थ्रू बनते हैं। मीन्स यहाँ पे वाटर रिलीज होता है तब इन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस तरीके से जब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर चौथे, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं और फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड, और तीन जुड़ेंगे तो ट्राई, और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 प्राइम पे क्या था, OH था, और 3 प्राइम पे क्या था, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप था, और 3 प्राइम पे क्या था, OH ग्रुप था। अब ये बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए 5 end of the ribose sugar which is referred to as the 5 end of polynucleotide chain, similarly at the other end मतलब थर्ड एंड पे क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है। और जो अब यहाँ पे आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन होती है वो किससे बनी होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जो डीएनए होता है उसकी बैकबोन किसकी बनी होती है। तो उसकी डीएनए की जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज अ फॉर्म ड्यू टू अ शुगर एंड फॉस्फेट। और जिसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये डीएनए दिखाया गया है, इसकी जो बैकबोन, ये जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अंदर की तरफ इन्वर्ट होते हैं। कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ इन्वर्ट होते हैं, और इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, मीन्स अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा था आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ ए एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन इन द राइबोस। मतलब जो आरएनए होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, डीएनए जो होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो फ़र्क किस बात का होता है, फ़र्क इस बात का होता है शुगर में क्या होता है कि जो आरएनए में जो शुगर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड द राइबोस शुगर, और उसके सेकेंड प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और उसमें आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है इंस्टेड ऑफ द थाइमिन। मीन्स थाइमिन की जगह उसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और थाइमिन का देखिए यहाँ पे एक दूसरा नाम दिखाया गया दैट इज कॉल्ड द 5-methyl यूरेसिल। क्योंकि जो आरएनए में जो यूरेसिल पाया जा रहा है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थाइमिन की तरह ही होता है, बस लेकिन थाइमिन में 5 कार्बन पे मिथाइल जोड़ा होता है। यहाँ पे जो आरएनए में यूरेसिल पाया जा रहा है प्लस यहाँ पे जो एडिशनल OH ग्रुप पाया जा रहा है ये आरएनए को लेबाइल बना देता है, मीन्स आरएनए को रिएक्टिव बना देता है, जिस वजह से आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो डीएनए होता है वो एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए क्यों एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। किससे मिलकर बना होता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट होता है मीन्स जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो क्या है, एक एसिड है, इसी वजह से डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। सबसे पहले इसको एक साइंटिस्ट ने देखा था जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। 1869 में इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस देखा, उन्होंने उसको न्यूक्लिन नाम दिया। क्योंकि उस टाइम डीएनए के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन नाम रखा क्योंकि उन्होंने उसको न्यूक्लियस के अंदर देखा था। बहुत सारी टेक्निकल लिमिटेशन के वजह से इस लंबे पॉलीमर को, जो ये लंबा पॉलीमर था मीन्स ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था, जो डीएनए था, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी समय तक अज्ञात रहा। मतलब यहाँ पे लिखा ना, इल्यूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाद में 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन क्रिक 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1953 में फ्रैंकलिन और विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज़ करके डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया था। मीन्स द 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज़ करके, विच वॉज गिवन बाय द विल्किन एंड द फ्रैंकलिन।
अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए होता है वो जो डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या होता है, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में एक पहचान प्रोवाइड करती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वॉज द बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। However, the proposition was also based on the Erwin Chargaff। देखिए अरविंद चारगाफ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, इसका एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर जाएगा तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाता है। उसमें बेस पेयरिंग के सामने मतलब एक एडेनिन है तो उसके सामने एक थाइमीन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, फिर एडनिन के सामने थाइमीन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा। लेकिन एडनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एरविन चारगाफ ने। उन्होंने बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें एडेनिन प्लस थाइमीन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, मीन्स एडेनिन और इज इक्वल टू थाइमीन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट या फिर 1 के बराबर होता है। A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1, या फिर एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एडेनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, एडेनिन प्लस थाइमीन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए जो बेस पेयरिंग की वजह से इस डीएनए को एक यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है। कैसे यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब अगर हमें डीएनए के एक स्ट्रैंड का बेस पेयर पता है, मतलब अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेसिस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस अपने आप से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दे आर शेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयर फॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। तो हम दूसरे स्ट्रैंड का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लिखा है ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेरेंटल डीएनए है, इससे जो डीएनए बनेगा दैट इज कॉल्ड द डॉटर डीएनए। अगर पेरेंटल डीएनए पे हमें नाइट्रोजनस बेस पता है तो हम डॉटर डीएनए के नाइट्रोजनस बेस क्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके जैसे बखूब ही मतलब कि आइडेंटिकल रूल फॉलो होगा। आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे सेम नहीं होता, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर मतलब ए है तो उसके सामने टी आएगा, जी है तो उसके सामने सी आएगा। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर पे एक स्टैंडर्ड के बेस के थ्रू से दूसरे स्टैंडर्ड के बेस का पता लगा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इससे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं द सैलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कुछ सैलिएंट फीचर दिया है डीएनए के बारे में। सबसे पहले जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर बना होता है, मीन्स ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और इनका जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। अब लिखा है द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो दूसरी चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। यहाँ पे एंटी पैरेलल रूल फॉलो होता है। अब लिखा है द थर्ड वन इज द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग द बेस पेयर। देखिए यहाँ पे बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको एरविन चारगाफ ने बताया था। उन्होंने यही बोला था कि एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन इन सब का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, मीन्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एडेनिन होता है वो एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इस तरीके से जो एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन के अपोजिट आता है, हमेशा एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है। उसी वजह से जो डीएनए की लेंथ होती है थ्रू आउट द लेंथ, उसकी जो मतलब थ्रू आउट द डिस्टेंस, उसकी जो डिस्टेंस में जो उसकी लेंथ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए है और इसके सामने एडेनिन, एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन आएगा, तो इसकी वजह से इसकी जो ये बीच की दूरी है, जो इसका ये
डिस्टेंस है पूरे थ्रू आउट द लेंथ वो मेंटेन रहता है। कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉन रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एज ए रिजल्ट ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ pyrimidine, दिस जनरेट अप्रॉक्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट में क्या लिखा है, द टू चेन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, मतलब जो डीएनए है उसका जो क्वाइलिंग है वो राइट हैंडेड फैशन में है, कुछ इस तरीके से क्वाइलिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और जब एक पिच में फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये जो होता है इसमें एक पिच, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पिच, इसको हम पिच बोलते हैं। और एक पिच में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और इस पूरे पिच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। लेकिन अगर हम किन्हीं 2 बेस पेयर की बात करें तो उसकी दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर होगी, क्योंकि अब एक पिच में कितने होंगे, 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। अगर 3.4 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.34, मतलब हमें 2 बेस पेयर की दूरी के भी पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से बेस पेयरिंग होती है। देखिए एक स्ट्रैंड 5' to 3' है और दूसरा क्या है 3' to 5' है। और एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आ रहा है और थाइमिन के सामने एडेनिन आ रहा है। ठीक उसी प्रकार ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वाइनिन। फर्क कितना है कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये इसमें कितना है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरीके से डीएनए का डबल हेलिकल स्टैंड दिया गया। अब देखिए वो वही लिखा है यहाँ पे कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर और पूरे पिच की कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। अब यहाँ पे लिखा है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर, मतलब एक बेस पेयर दूसरे बेस के ऊपर स्टैकिंग करता है और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों मिलके डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज टू कन्फर्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या करते हैं, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। फिगर में देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये क्या है, आपको बेस पेयरिंग की स्टैकिंग दिखाई गई है जिससे डीएनए को स्टेबिलिटी मिल रही है। और बेस पेयरिंग के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसकी जो बैकबोन होती है वो किससे बनी है, सुगर फॉस्फेट से बनी है। एंड दीस ऑल द बेस पेयर, और हमेशा एक एडेनिन के सामने एक थाइमिन आता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है इनके बीच में, और एक ग्वानिन के सामने एक साइटोसिन आता है, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो प्यूरिन pyrimidine के सामने आ रहा है, कैन यू फाइंड वाई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए रिमेन कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि इसके बीच की जो दूरी है बोल रहा है हमेशा कांस्टेंट है, मीन्स वो 20 एंगस्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि हमेशा एक प्यूरिन के सामने क्या आ रहा है, एक pyrimidine आ रहा है, इसी वजह से ये डिस्टेंस मेंटेन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। वही बेस पेयरिंग वगैरह के बाद और जब डीएनए का डबल स्ट्रक्चर आया तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया। देखिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन्होंने बताया था कि संवेदना मतलब कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो होती है, उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया अपनी लैंग्वेज में, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन एंजाइम होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बात आती है क्या सब में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, तो आंसर आएगा नहीं। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, जैसे कि HIV वायरस हो गया, उसमें ये संवेदना रिवर्स हो जाती है। पहले तो हम इसकी बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी में। सेंट्रल डोग्मा मॉलिकुलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए कौन सा, mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनती है। और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड जब आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। और इसी को उन्होंने बोला था सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी विच वॉज गिवन बाय द फ्रांसिस क्रिक।
अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है, क्या सब में ये जो संवेदना है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी? तो आंसर है नहीं। कुछ वायरसेस में ये जो इन्फॉर्मेशन होती है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है। मीन्स हमने देखा कि डीएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ वायरसेस में ये उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए बन गया। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा था उस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बना तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये एचआईवी वायरस में देखा गया है, जिसे एड्स होता है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम टैमिनिज्म भी कहते हैं। किसको? क्योंकि इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था जिनका नाम था टैमिन एंड वॉलीमोर। Thank you so much everyone. If you like the video, then please like, share and subscribe my channel.